दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हैं हम इस वक्त और एथलेटिक्स ट्रैक जो है उस पे खड़े हैं और एक बड़ा संगठन सामाजिक ट्रैक का होने वाला है। क्या वो सामाजिक ट्रैक राजनीति के ट्रैक की ओर मुड़ेगा? सामाजिक चिंतक हैं हमारे साथ और राजनीति में भी काम करते हैं। राजेंद्र सिंह जी बिहाड़ है, किशोर सिंह जी कानोड़ हैं। जानेंगे कि इस इवेंट का क्या सोशल पॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा। वो आपकी बिरादरी को एक बड़ी परमानेंट फैशन है जी। कि हर चीज़ से सियासत ढूंढते हैं जी। एक समाज का ऐसा क्रांतिकारी महापुरुष जिसने बरसों पहले सोशल रिफॉर्म की एक नींव डाली देश की आज़ादी से पहले, और आज उनकी जन्मशती का साल है। और ऐसे महापुरुष जिनका सदियों तक समाज जीवन पर, मानव जीवन पर, देश के व्यापक जीवन पर असर पड़ता है, ऐसे महापुरुषों की जन्म शताब्दियाँ व्यापक पैमाने पर भारतवर्ष में महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता का एक जो प्रदर्शन है। तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक मानवता के त्राण की ओर जाने वाला है। इसमें किसी तरह की सियासत ढूंढना, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में इस कार्यक्रम की व्यापकता को छोटा करना। सियासत अंग है जीवन का। तन सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति रहे, 54 साल सशरीर इस दुनिया में रहे। उसमें से 22 साल तक या कहूँ 23 साल तक वो या तो सांसद रहे या विधायक रहे या नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। तो राजनीति इतनी अछूती चीज़ तो नहीं है अगर देखा जाए सामाजिक रूप से। तो नहीं, राजनीति अछूती नहीं है जी। जैसे महात्मा गांधी सन 15 में हिंदुस्तान में आए जी। और 15 से लेकर के जीवन के अंतिम सांस 48 तक वो राजनीतिक जीवन में रहे, लेकिन महात्मा गांधी को आज हम देखते हैं देश के राष्ट्रपिता के तौर पे, क्योंकि उन्होंने राजनीति को इफेक्ट तो किया, लेकिन इफेक्ट करने का उनका ढंग अलग था। ऐसे ही तन सिंह जी जो काम करना चाहते थे समाज जीवन में, उससे राजनीति भी प्रभावित होगी, उससे समाज भी प्रभावित होगा, उससे हमारी अर्थनीति भी प्रभावित होगी। वो एक व्यापक, मेरे जो कहने का मतलब है कि व्यापक अर्थों में उनको लिया जाना चाहिए। व्यापक अर्थों में उनका जो विचार है वो जो है वो प्रभावित करता है। जिस विचार को उन्होंने देश की आज़ादी से पहले रख दिया सन 46 में, तो उस समय तो देश में डेमोक्रेसी आई नहीं थी, देश आज़ादी नहीं हुआ था, चुनाव वोट का तंत्र आएगा इसकी भी उनकी जो पॉलिटिकल सोच थी या सामाजिक पॉलिटिकल सोच, उसको इस ट्रैक पे कैसे देखते हैं फिलहाल जो ट्रैक है राजनीति पर? निश्चित देखिए, कई चीज़ें, कई चुनौतियाँ हो गई। वो तो एक ग्रेट व्यक्ति थे एज ए पॉलिटिशियन। आज के ज़माने में इस तरह का ऑनेस्ट पॉलिटिशियन अपन ढूंढें। आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने 2 बार पार्लियामेंट और 2 बार असेंबली में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, और इतना सादा मिजाज व्यक्ति थे वो कि उनको देख करके कोई नहीं कह सकता। वो पार्लियामेंट में जब आए तो बॉर्डर एमपी इन बियॉन्ड रेस एक स्टोरी में वो तो एक्सप्रेस ने छापा, लेकिन एक पढ़ी लिखी संभ्रांत महिला ने सोचा कि एक अनपढ़ ग्रामीण वेशभूषा में आया है, तो उन्होंने जाके पूछा कि कुछ पढ़े लिखे हो क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं LLB हूँ। और फिर दूसरे दिन जब उनका बहस हस्तक्षेप हुआ पार्लियामेंट के अंदर बजटरी डिबेट पर, आप समझिए कि मोरारजी देसाई जैसा एक्सीलेंट फाइनेंस मिनिस्टर था, उन्होंने बजट पेश किया और उस पर उनकी जो हस्तक्षेप थी वो आज भी किसी अच्छे अर्थ विशेषज्ञ को मात देने जैसी, हर उस पर उनकी जो बहस का असर था। तो वो लोग जो समाज के जीवन पे एक स्थायी अपना प्रिंट छोड़ के चले जाते हैं, जैसे आपकी शर्ट पे प्रिंट है ना, तो ये तो अस्थायी है दिनों दिन धुलने पे, लेकिन वो महापुरुष इस तरह से होते हैं जो अपना प्रिंट जो है स्थायी रूप से छोड़ के जाते हैं। ऐसे लोगों को उनके जाने के बाद भी सदियों लोग याद करते हैं। और ये आयोजन सैकड़ों वर्ष बाद, केवल तन सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो बाड़मेर में बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, ठीक है। केवल तन सिंह जी MLA होते तो हमारे राजस्थान में हर 5 साल बाद में पूरी खेप आती है। तो उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना या असेंबली में आना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जिस विचार के द्वारा उन्होंने प्रिंट दिए, आज उस विचार की दिनों दिन रेलेवेंसी बढ़ेगी, पॉलिटिक्स में भी बढ़ेगी, सोशल लाइफ में भी बढ़ेगी और हमारे आम जीवन में बढ़ेगी। बाड़मेर से सांसद रहे तन सिंह जी। बाड़मेर से एक और नेता हमारे बीच हैं, किशोर सिंह जी कानोड़, भाजपा की राजनीति में हैं फिलहाल। कैसे देखते हैं इस इवेंट को किशोर सिंह? इसे इवेंट नहीं कह सकते, ये जलसे को कैसे देखते हैं आप जयंती के? ये तन सिंह जी के बताए मार्ग पर समाज कैसे चले और उस दिशा में कैसे आगे बढ़े, उसी को लेकर के ये तन सिंह जी की जयंती का आयोजन हो रहे हैं और समाज निरंतर उनके बताए मार्ग पे चले। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग आने की उम्मीद है जिस तरह से आप लोग तैयारियों में या पूरे सभी लोग जुटे हुए हैं उससे? एक्सेप्ट तो ऐसा है कि दिल्ली में ये एक ऐतिहासिक भीड़ होगी और एक इतिहास रचा जाएगा कि क्षत्रिय समाज के इतने लोग
आज से पहले कभी दिल्ली में इकट्ठे नहीं हुए होंगे। जी, इकट्ठे हुए होते तो शायद इतिहास दूसरा होता। नहीं, पर आज एक संस्कारों को लेकर के तनसेन जी के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए उनको याद किया जा रहा है और उसी को लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं। जी, तो राजेंद्र सिंह जी से एक बार फिर से रूबरू होंगे। आप भी बाड़मेर से ही आते हैं, जहाँ से तनसेन जी सांसद रहे। बाड़मेर सुदूर इलाका, एक कहते हैं कि रेगिस्तान में मोती निपजते हैं। तनसेन जी बहुत कम उम्र उनकी रही, मतलब, और उसके बाद उस धारा से कई लोग राजनीति में आगे बढ़े। जैसे आप देखिए कल्याण सिंह कालवी या और भी लोग रहे। तो उनको आप किस तरह से देखेंगे, मतलब अब जो खेप आनी चाहिए उसको आप कैसे देखते हैं? ये नेतृत्व के गुणों की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाड़मेर से देखो दो बड़े सियासी लोग, सामाजिक जीवन के लोग, तनसेन जी और फिर यहाँ जसवंत सिंह जी भी बाड़मेर से थे। तो इस तरह के लोगों ने जो नेतृत्व की एक उत्कृष्टतम एक जिसको कहते हैं हाइट ले ली। अब उसके बाद में जो भी सियासी व्यक्ति आएगा, तो अब कहते हैं ना, हाथी के पाँव में जो भी पाँव आएगा वो छोटा पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये नौजवान पीढ़ी के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस तरह से उनके जैसी सियासत करके आप देखिए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो अपने साल भर का लेखा जोखा जो है पेश करते थे पब्लिक के बीच में। आपके प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में मेरा पहला साल, मेरा दूसरा साल, मैंने पहले साल में पार्लियामेंट में किन किन इश्यूज़ को उठाया, किन किन मुद्दों पर मैंने जो है मंत्रियों से खतों किताबत की, और कहाँ कहाँ मैंने टूर किया, और क्या क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान इस साल हो गया, क्या मेरा अगला प्लान है। और इवन आप देखिए कि जो सरकार से उनको जो भी फ्यूल मिलता था चलने के लिए, उसकी भी पूरी लोग बुक भरते थे कि ये मेरा सरकारी काम का टूर था, ये मेरा व्यक्तिगत था। यानी इतनी प्रमाणिक ऑनेस्टी, इतनी प्रमाणिक ईमानदारी। आप देखिए अभी कर्पूरी ठाकुर का ये चल रहा 100वां साल, और तनसेन जी का भी है। कर्पूरी ठाकुर के साथ भी वही बात थी कि वो प्रमाणिक ईमानदार थे। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन जो है उनके कोई मिल्कियत में पीछे उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। और मैं आपको बताऊं, तनसेन जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए एक चुनाव हारे और कलेक्टर उनके घर पे आया, तो वो अपने खेत में जो है झोली टांग करके खुद अपने हाथ से बाजरी का काट रहे थे, और उस कलेक्टर को पिलाने के लिए भी उनके पास चाय का एक कप था। यानी इस तरह के लोग जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कंफर्ट के लिए काम नहीं किया, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ संघ का काम खड़ा कर दिया, इतना बड़ा समाज जीवन में प्रभाव छोड़ दिया, सियासत का इतना बड़ा चैलेंज, संसाधन विहीन सियासत कर दी, तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए। और अब देखो पब्लिक का टेम्परामेंट भी अलग नमूने का हो गया। वो तो आज इतना हो गया कि हर व्यक्ति जो है अपना कुछ चाय पीता तो भी सोशल मीडिया पे डालता है। तनसेन जी आत्म प्रचार से और आत्म विज्ञापन को राजनेता और समाज की और व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी बुराई मानते थे। यानी खुद का तो प्रचार करना ही नहीं, तो आप बताओ नया व्यक्ति उनसे कैसे बराबरी कर सकता है। तो उनसे उनका जो किस्सा हमने ये भी सुना कि एक बार उनके क्षेत्र के लोग यहाँ आए थे दिल्ली, वो जब सांसद थे तो वो उनके घर में ही रुके हुए थे। फिर जब वो बोले भाई खाली करना पड़ेगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर आप यहाँ मैं रहूँगा तो ही रह सकते हैं। आपको याद है वो किस्सा? बिल्कुल निश्चित। उनका देखो आज देखो, अब मैं आज भी देखता हूँ, आप भी पता कर सकते हैं कि यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो मकान मिलता है उनमें से कई तो ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो उस मकान को कमरों को किराए चढ़ा देते हैं। अभी भी ठीक ना हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये तय कर रखा था, अपने लिए एक सिद्धांत बना रखा था कि मुझे जो सरकारी मकान मिला है, जब पार्लियामेंट सेशन में उस समय जो मेरे से मिलने आएगा वो मकान उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में, वो कोई तफरी का घर नहीं है कि भाई दिल्ली में जिसके मर्जी आए जिस जो आके इसका, वो सरकारी प्रॉपर्टी है। तो सरकारी प्रॉपर्टी का उचित उपयोग योग है। पार्लियामेंट सेशन में उनसे जो भी मिलने आया है वो वहाँ ठहर सकता है, लेकिन जब नहीं है तो उसका फिर उपयोग नहीं है, फिर तो आप होटलों में रुकिए। उनका था। आपने देखा तनसेन जी को कभी? नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य था कि उनके जो है देवलोक गमन के 4 महीने बाद में पैदा हुआ। लेकिन ये मेरा ज़रूर रहा सौभाग्य समझ सकते हो कि उनको देखे हुए लोगों के साथ मेरा खूब रहना हुआ। तो मैं जो भी तनसेन जी की बात करता है, मेरा ये अभी भी शौक़ है, मैं यार जो भी पुराना व्यक्ति मुझे मिलता है मैं पूछता हूँ अच्छा तनसेन जी की तुम्हारी कोई स्मृति हो। तो उनके साथ रहे हुए लोगों से तो बहुत सुना, लेकिन ये मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानूंगा कि मैंने उनके दर्शन नहीं कर पाया। तो आप क्षत्रिय युवक संघ से जुड़े रहे हैं और एक परंपरा यहाँ पे है कि जो संघ प्रमुख अपने रहते ही नया चुन लेता है, और वो अभी भी निभाई गई है। कुछ दिनों पहले ही जैसे भगवान सिंह रोल साहब सर संघ प्रमुख थे, उन्होंने अपना पद छोड़ के, और ऐसा पहले भी हुआ, तनसेन जी ने अपना पद छोड़ के नारायण सिंह रेड़ा को दिया और भगवान सिंह को नारायण सिंह रेड़ा ने दिया। तो ये परंपरा दूसरे संगठनों में खास करके नज़र नहीं आती, इसको कैसे देखते हैं आप?
राजनीतिक या सामाजिक जो भी? देखिए क्या होता है कि यहाँ तो एक बार जिसको मौका मिले कोई छोड़ना नहीं चाहता किसी भी तरह की लीडरशिप को, लेकिन क्षत्रिय युवक संघ जो है वो एक ऐसा रास्ता है, वो रास्ता आप देखिए कि जैसे तन सिंह जी जब संघ शुरू किया तो उस समय उन्होंने अपने रहते शुरुआत में ही लीडरशिप जो है आईवान सिंह जी को सौंपी और उन्होंने कहा कि आईवान सिंह जी में नेतृत्व के जो बेहतरीन गुण हैं उनका फ़ायदा समाज को मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो तो सर्च करते थे कि सोसाइटी में जो बेस्ट अवेलेबल लोग हैं उनका मिलना चाहिए। तो ये संघ में एक परंपरा है और संघ चूँकि यहाँ पद जो है वो एक तरह का दायित्व है, अधिकार नहीं है, तो उस दायित्व के लिए किसी एक को अवसर मिलता है, फिर वो सोचता है कि हमसे जो अब फिजिकली मेंटली जो ज़्यादा फिट है वो नेतृत्व आना चाहिए। और जो संस्थाएं जो पॉलिटिकल संस्थाएं सामाजिक संस्थाएं यदि इस पे काम करती है तो वो संस्थाएं जीवंत रहेगी, और नहीं करती है कि एक के आसपास ही मान लो होगा और नया नेतृत्व उभर करके सामने नहीं आएगा, चाहे वो समाज जीवन में हो चाहे पॉलिटिकल पार्टियों में हो कहीं भी हो, तो निश्चित तौर पर वो फिर उसमें समस्याएं पैदा करेगा। तो ये तो यहाँ नहीं कोई भी अच्छी संस्था में, जहाँ तक मैंने सुना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी ऐसा होता है। जी, कितने लोग अमूमन आने की उम्मीद करते हैं आप? इस स्टेडियम में कहते हैं 1 लाख के आसपास इसकी बैठक क्षमता है और बाकी इस स्टेडियम की क्षमता से कई गुना लोग आएंगे, क्योंकि जगह जगह से जिस तरह से ट्रेनें आ रही है, आप देखिए कि यहाँ से जो सुदूर बॉर्डर के एरिया है वहाँ से भी 3-3 4-4 ट्रेनें आ रही है, और जो दिल्ली NCR के आसपास का इलाका है, उत्तर प्रदेश का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, बिहार का इलाका है, संपूर्ण भारतवर्ष से प्रतिनिधि के नाते लोग आ रहे हैं, लगातार उनके आने के समाचार आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन सालों में नई दिल्ली अपने आप में इस तरह का ऐतिहासिक मीटिंग को पहली बार देखेगी। दिल्ली के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी संस्था का इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ है, ये अपने आप में एक हिस्टोरिक इवेंट होने जा रहा है। किस तरह के स्पीकर्स वगैरह कुछ आइडिया आपको? पॉलिटिकल लोग रहेंगे या सोशली? सब तरह के लोग रहेंगे, पॉलिटिकल लोग भी रहेंगे, सोशल लोग भी रहेंगे, और कल आप यहाँ मंच का नज़ारा देख ही लेंगे। लेकिन जो हमारे राष्ट्र जीवन में समाज जीवन में जो लीडरशिप करने वाले लोग हैं उन सब का उद्बोधन संबोधन सुनने का अवसर हमको मिलेगा। तो राजेंद्र सिंह जी भियाड़ क्षत्रिय युवक संघ के स्वयंसेवक हैं, राजनीति में सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी में। बाड़मेर में हमने बात की किशोर सिंह कानोड़ वरिष्ठ नेता, राजेंद्र सिंह जी भियाड़ आप भी सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, साथ ही सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। तो ये इवेंट आपका कहना है कि सिर्फ एक इवेंट बन के नहीं रहेगा, इसका एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरह से जयपुर में हीरक जयंती का आयोजन हुआ और एक मैसेज गया कि एक अनुशासित और एक राष्ट्र निर्माण के या व्यक्ति से समाज निर्माण की बात करने वाले संगठन अपने संस्थापक की 100वीं जयंती पर किस तरीके से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तो दिल्ली में कल आप एक नज़ारा देखेंगे, केसरिया साफा और केसरिया रंग। देखते हैं दिल्ली की धुंध को कितना रंगीनी करते हैं। और हम फिलहाल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से उसी एथलेटिक ट्रैक पे आपके साथ हैं, तो देखते हैं कि इस एथलेटिक ट्रैक से सामाजिक और फिर सामाजिक से दूसरे राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक ट्रैक पे किस तरह से चीज़ें जाती है, आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मालचंद के साथ प्रदीप बिदवा।